वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आपको बता दें YACYA यज्ञ सर लिख के आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आपको शेयर कर लेना है। इसमें हम लोग हिस्ट्री की क्लास अभी तक कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास अभी हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग बाबर के बारे में, अभी एक ही लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें हम लोग बाबर के बारे में काफी डिटेल में समझे हैं। और बाबर का टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया 1526 से लेकर कब तक 1530 तक, इनके अर्ली लाइफ के बारे में भी हमने काफी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो ये बाबर वाला टॉपिक जाके आप पढ़ सकते हैं। आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है कौन सा, हमारा टॉपिक है हुमायूं। तो आज हम डिटेल में इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। किस पे भाई? हुमायूं वाले टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। अगर इनके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा 1530 से लेकर 1540 तक इनका टाइम पीरियड होता है। और इसके बाद बीच में एक अफगान शासक आता है। ध्यान दीजिएगा, बीच में एक अफगान शासक आता है। अफगान शासक आता है जो कि हुमायूं को हरा के क्या करता है, मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश पे एक तरह से अधिकार कर लेता है। और इसका नाम क्या होता है? शेर खां, जो आगे चलकर शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध होता है। इन सब की चर्चा हम करेंगे। और ये 1540 से लेकर कब तक 1545 तक शासन करता है, काफी डिटेल में। इसी के बाद हुमायूं चैप्टर के बाद हम शेरशाह वाले चैप्टर पे आएंगे और काफी डिटेल में उस एस्पेक्ट को भी हम लोग समझेंगे। अब इसका दूसरा जो टाइम पीरियड चलेगा, क्योंकि फिर ये शेरशाह के उत्तराधिकारियों को हरा कर एक बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है, बैटल ऑफ सरहिंद होता है। और उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद के बाद हुमायूं फिर से सत्ता प्राप्त करता है। और फिर से 1555 और 56 आप लिख सकते हैं, 1555-1556 ईस्वी का टाइम पीरियड होता है। और ये इसमें यानी इस टाइम पीरियड में यानी दूसरी बार ये क्या होता है, दूसरी बार 6 मंथ के लिए 6 महीने के लिए शासक बनता है। तो कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि हुमायूं जब दोबारा सत्ता प्राप्त करता है तो कितने दिन तक वो क्या करता है, कितने दिन तक शासन करता है। एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहें तो 6 मंथ 6 डेज है, 6 महीने 6 दिन तक ये क्या करता है, 6 महीने 6 दिन तक ये क्या करता है, शासन करता है। दोबारा जब सत्ता को प्राप्त करता है बैटल ऑफ सरहिंद के बाद, यानी सरहिंद के युद्ध के बाद, उसकी चर्चा भी हम अभी काफी डिटेल में आपके साथ करेंगे। लेकिन अब अगर हम हुमायूं के जन्म की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के जन्म की बात करें तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। कहाँ हुआ था? तब आपको ध्यान रखना है इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, काबुल है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनकी वाइफ के बारे में अगर हम जानना चाहें, इनकी वाइफ का नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था भाई? हमीदा बानो बेगम। कौन थी? हमीदा बानो बेगम इनकी वाइफ थी। किसकी वाइफ? हुमायूं की वाइफ थी। और इनकी राजधानी क्या थी, यानी हुमायूं ने कहां से शासन किया। अगर इनकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल या राजधानी की बात करें, तो पहले इनकी राजधानी कहां थी? आगरा में। बाद में इन्होंने अस्थायी राजधानी भी बनाई, अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी। और इनकी अस्थायी राजधानी कहाँ रही? अस्थायी राजधानी इनकी रही कहाँ? काबुल में। तो अस्थायी राजधानी की भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि वहां उन्होंने कुछ चित्रकारों को बुलाया था और आगे पेंटिंग की शुरुआत भी इन्होंने किया था। तो उस एस्पेक्ट को लेके आगे हम चर्चा करेंगे, तो वहां इसका जिक्र आएगा। तो ध्यान रखना है, इनके समय में जो राजधानी थी वो आगरा थी, बाद में अस्थायी राजधानी भी काबुल बनाई गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, बाबर की बात कर लेते हैं। अगर हम बाबर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर के कुल कितने बेटे थे? बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बाबर के कितने बेटे? 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था वो कौन था? हुमायूं। सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। फिर उसके बाद है कामरान, फिर उसके बाद है आपका अस्करी, और फिर आपका जो चौथे नंबर पे हो जाएगा वो कौन सा? हिंदाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बाबर के 4 बेटे हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें जो बड़ा बेटा है वो कौन सा है? बड़ा बेटा हुमायूं है। जो बड़ा बेटा है वो कौन सा? हुमायूं है। और यही बाबर के जाने के बाद जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, यानी बाबर खुद अपना जो उत्तराधिकारी बना के जाता है वो किसे बना के जाता है? हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना के जाता है। लेकिन बाबर होता क्या है? बाबर आगरा में बीमार होता है। ध्यान से समझिएगा,
बाबर आगरा में बीमार होता है, तब वो क्या करता है, तब हुमायूं से अपने भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार करने का क्या करता है, अच्छा व्यवहार करने का एक वचन लेता है कि मेरे जाने के बाद, यानी बाबर के जाने के बाद जो हुमायूं यानी बाबर का जो बड़ा बेटा है वो अपने भाइयों के साथ क्या करेगा, अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह का एक वचन लेता है कौन, बाबर इस तरह का एक वचन लेता है। तो होता क्या है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है या जब हुमायूं शासक बनता है तो अपने भाइयों को क्या करता है, अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्रों की क्या करता है, जागीरें दे देता है, जैसा उसने अपने पिता को क्या किया था, जैसा उसने अपने पिता को वचन दे रखा था। अब इस क्रम में देखिए कामरान को कौन कौन सी क्षेत्र की जागीर मिलती है। कामरान को काबुल की जागीर मिल जाएगी, कांधार की यानी काबुल की जागीर मिलेगी, कांधार की जागीर मिलेगी, यानी शासक कौन है, हुमायूं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया गया, कामरान अलग अलग जागीरें जो हैं वो कामरान को दी गई। तो कामरान को कौन कौन सी जागीरें दी गई थी, काबुल की जागीर दी गई थी, कांधार की जागीर दी गई थी, इसके अलावा हिसार आप ले सकते हैं, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, इसके साथ साथ मुल्तान की भी जागीर दी गई थी, मुल्तान, और प्लस एक नाम और आप लिख सकते हैं, पंजाब का क्षेत्र भी किसके अधिकार में था, पंजाब का क्षेत्र भी कामरान के अधिकार में था। बात अगर अस्करी की करें तो अस्करी को संभल की क्या दी गई थी, संभल की सूबेदारी दी गई थी, संभल की सूबेदारी। कभी कभी ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अस्करी को संभल की सूबेदारी, जबकि कामरान को काबुल, कांधार, हिसार, फिरोजाबाद, मुल्तान, पंजाब इन क्षेत्रों की सूबेदारी दी गई थी। जबकि हिंदाल को, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दी गई थी। कहाँ की, अलवर, और अलवर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो अलवर की जो सूबेदारी दी गई थी वो किसको, हिंदाल को दी गई थी। इस तरह से क्या चल रहा था, इस तरह से हुमायूं के समय में क्या चल रहा था, हुमायूं के समय में शासन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ और बनता है, प्री लेवल का क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा भी गया है कि हुमायूं शासक बनने से पहले, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। एक क्वेश्चन है, बदख्शां, आधा खा और सा लिखा हुआ है, बदख्शां का सूबेदार था कौन, सूबेदार था कौन, हुमायूं। बदख्शां का सूबेदार था हुमायूं, कब, कब, दिल्ली का शासक बनने से पहले। तो दिल्ली का शासक बनने से पहले, मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक बनने से पहले, दिल्ली का शासक बनने से पहले हुमायूं क्या था, तब आप कहेंगे बदख्शां का क्या था, बदख्शां का सूबेदार था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, ध्यान दीजिएगा। यूपी टीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर है। इसके अलावा यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारी मात्रा में मिलेंगे और सीधे के सीधे यानी सीधे क्लास नोट से आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे और आप आपस में इसको शेयर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और इसका एक नोट्स भी प्रॉपर इस तरह से बना लीजिए, काफी हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए हुमायूं के अलग अलग अभियान हैं, जो कब हुमायूं कौन सा क्या करता है, कौन सा अभियान करता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हुमायूं के अभियान की चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा एक हेडिंग बना लीजिए, हुमायूं के अभियान, हुमायूं के अभियान, यानी इन्होंने कौन कौन सा अभियान किया था हुमायूं ने, उस पर भी हमारी एक चर्चा छोटी सी हो जाए। तो पहला अभियान तो आप लिख सकते हैं कालिंजर का अभियान, जो कि 1531 में किया था इन्होंने, कालिंजर का अभियान, कालिंजर का अभियान। और कालिंजर का अभियान कब होता है, तब आपको ध्यान रखना है 1531 में। ईयर याद रखना है, कई बार ईयर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस समय कालिंजर पर किसका अधिकार था, तब आपको ध्यान रखना है इस समय कालिंजर पर बहादुर शाह का क्या था, बहादुर शाह का अधिकार था। कालिंजर पर यानी 1531 में कालिंजर पर किसका अधिकार था, तब आप कहेंगे बहादुर शाह का क्या था। एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लिया जाए। इस समय कालिंजर पर किसका अधिकार था, तब आपको ध्यान रखना है इस समय कालिंजर पर
बहादुर शाह का क्या था, बहादुर शाह का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, किसका अधिकार था, बहादुर शाह का अधिकार था। और बहादुर शाह कहाँ का था, तो बताया जाता है कि बहादुर शाह जो मूलतः ये कहाँ का था, मूलतः ही गुजरात का था। मूलतः कहाँ का था, ये गुजरात का था। और कालिंजर इस समय इसी के कब्जे में था या इसी के अधीन था। बहादुर शाह ने किसका प्रतिरोध नहीं किया, बहादुर शाह ने हुमायूं का प्रतिरोध नहीं किया, यानी हुमायूं का ज्यादा विरोध नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हुमायूं है वो चुनार का घेरा डालता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी चुनार क्षेत्र को क्या करता है, चुनार का घेरा। यहां से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है और ये होता है कब, 1532 में, यानी 1531 के बाद आपको ध्यान देना है, 1532 में आना है। देखिए इस समय जो चुनार था ये शेर खां के कब्जे में था। ध्यान दीजिएगा, इस समय चुनार किसके कब्जे में था, शेर खां के कब्जे में था। चुनार का क्षेत्र जो था वो शेर खां के कब्जे में था। यहाँ हुमायूं क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं करता क्या है, हुमायूं, यहाँ दूसरा प्रश्न जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ हुमायूं करता क्या है, हुमायूं यहाँ 4 महीने तक क्या करता है, इसको एक तरह से घेरा डाल लेता है इस क्षेत्र में। ये हमने कहा हुमायूं का है। तो हुमायूं क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये चुनार क्षेत्र है, तो चुनार को चारों तरफ से क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है और 4 महीने तक, 4 मंथ तक क्या करता है, 4 महीने तक घेरा डाले रहता है। जब हुमायूं 4 महीने तक इस क्षेत्र में घेरा डाले रखता है, यानी चुनार में घेरा डाले रखता है, तो अब यानी जो शेर खां है, यही कौन है, यही शेर शाह है। शेर खां या शेर शाह क्या करता है, चुनार किसको सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, चुनार हुमायूं को सौंपने के लिए क्या करता है, हुमायूं को सौंपने के लिए राजी हो जाता है। चुनार का क्षेत्र किसको दे देता है, चुनार जो है, चुनार हुमायूं को सौंपने के लिए राजी हो जाता है, कौन, शेर खां। और अपने बेटे, यानी शेर खां का जो बेटा है वो कौन है, शेर खां का बेटा है कुतुब खां। शेर खां का जो बेटा है वो कौन है, कुतुब खां। कुतुब खां को क्या करता है, कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के लिए क्या कर देता है, हुमायूं की सेवा के लिए भेज देता है कि जाओ आप हुमायूं की सेवा करो। सेवा करने का मतलब सैनिक के साथ वो क्या करता है, सैनिक के साथ मुगल सेना में क्या होता है, शामिल हो जाता है। जो भी उसके सैनिक थे उसके साथ मुगल सेना में शामिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जाता है हुमायूं की एक गलती मानी जाती है, यानी शेर खां या शेर शाह की शक्ति को ना कुचलना हुमायूं की कहा जाता है कि एक बड़ी भूल थी। और हुमायूं इस विजय के उपलक्ष्य में क्या करता है, चुनार का घेरा यानी चुनार को जीतने के उपलक्ष्य में क्या करता है, दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना करता है। कौन सा नगर बनाता है, दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना करता है। और ये कब करता है, 1533 में, 1533 ईस्वी में। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इन्होंने इसको अपनी राजधानी भी बनाई या इसको कैपिटल भी बनाया। आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि इसी दीनपना जो कि एक लाइब्रेरी थी, और उसी की सीढ़ियों से जब हुमायूं गिरता है तो बताया जाता है कि सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछते हैं आपसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हो गया, शायद आपको समझ में आ गया। हुमायूं के 2 अभियानों की चर्चा हमने की है। पहला कालिंजर का अभियान है, 1531 में हुआ था। कालिंजर बहादुर शाह के अधिकार क्षेत्र में था और बहादुर शाह मूलतः गुजरात का था, और बहादुर शाह ने हुमायूं का प्रतिरोध नहीं किया। इसी के बाद चुनार का घेरा 1532 में होता है। हमने कहा चुनार शेर खां के कब्जे में था। फिर हमने आपको बताया हुमायूं 4 महीने तक चुनार को क्या करता है, घेर रखे होता है। और जब 4 महीने तक ये घेरा डाले रखा होता है हुमायूं, तब शेर खां क्या होता है, शेर खां चुनार को हुमायूं के कब्जे में देने के लिए राजी हो जाता है और अपने बेटे कुतुब खां को मुगल सेना में भेज देता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में, यानी चुनार को जब जीत लेता है, तो हुमायूं दीनपना नाम के एक नगर की स्थापना करता है 1533 में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपको अपलोड कर देंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और बहुत आसानी से ये सारी चीजें आप लोग सीख भी पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक बैटल होता है, दोराहा का युद्ध होता है। कौन सा, दोराहा का युद्ध, दोराहा का युद्ध होता है। और ये दोराहा का युद्ध होता है 1532 में होता है, 1532 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखिएगा यूपी पीएससी में
ये मिलाने के लिए आया हुआ है, 4 बैटल्स दिए हुए हैं और उसको ऑर्डर से मिलाने के लिए आया हुआ है कि किस ऑर्डर में शेर शाह और हुमायूं के बीच क्या हुए थे, युद्ध हुए थे, या इस तरह का किसी का भी दे देता है और ईयर से आपको क्या करना होता है, सेट करना होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि दोराहा है कहाँ। तो दोराहा लखनऊ के पास बताया जाता है, सई नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना है ये लखनऊ के पास, यहाँ ध्यान रखिएगा, लखनऊ के पास सई नदी के किनारे, सई नदी के किनारे बताया जाता है कि ये आपका प्लेस है यहाँ। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, हम लोग ऐसे जब भी पढ़ते हैं युद्ध हमेशा जब भी होगा दो लोगों के बीच होगा, तो एक तरफ कौन होगा, एक तरफ आपका हुमायूं होगा और दूसरी तरफ कौन होगा, तब आपको ध्यान रखना है अफगान सेनापति होता है जिसका नाम होता है महमूद लोदी। तो दूसरी तरफ कौन होता है, महमूद लोदी होता है, महमूद लोदी होता है। और इस युद्ध में जाहिर सी बात है कि किसकी पराजय होगी, महमूद लोदी की पराजय होगी और हुमायूं की क्या होगी, हुमायूं की विजय होती है। इसी के बाद आप आगे चलेंगे तो एक बहादुर शाह से भी युद्ध होगा, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहादुर शाह की शक्ति को अभी भी कुचला नहीं गया है। बहादुर शाह से क्या होता है, बहादुर शाह से एक संघर्ष होता है और बाद में आप देखेंगे अभी ये भी क्या होगा, अभी ये भी पूरी तरह से इसका भी समापन होगा और इसी के बाद ये आगे बढ़ पाएगा। 1535 से लेकर आप 1536 ईस्वी के बीच में ये सारी घटना होती है। पहले हमने बताया कि बहादुर शाह कहाँ का शासक है, तो बहादुर शाह गुजरात का क्या था, गुजरात का शासक था। कहाँ का था, गुजरात का क्या था, गुजरात का शासक था। कौन, बहादुर शाह। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बहादुर शाह मूलतः कहाँ का था, मूलतः गुजरात का था। बहादुर शाह की शक्ति क्या हो रही थी, बहादुर शाह की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए 1531 में, ध्यान दीजिएगा 1531 में हुमायूं ने क्या किया था, 1531 में हुमायूं ने कौन सा अभियान किया था, तब अभी आपने देखा हुमायूं ने 1531 में कालिंजर अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था, कालिंजर अभियान किया था। हुमायूं शेर शाह की शक्ति को क्या कालिंजर का अभियान किया था बहादुर शाह की शक्ति को क्या करने के लिए, बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए उसने कालिंजर का अभियान किया था या कालिंजर के किले पर चढ़ाई करी थी। 1534 ईस्वी में घटना क्या होती, ध्यान दीजिएगा 1534 ईस्वी में एक समय आता है, 1534 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह क्या कर रहा है, बहादुर शाह चित्तौड़ पर क्या कर देता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ध्यान दीजिएगा, अब अगली घटनाक्रम समझिएगा। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब हुमायूं क्या करता है, तब हुमायूं उसे संधि के लिए क्या करता है, उसे संधि के लिए बाध्य करता है। फिर से बात समझिएगा, 1534 में बहादुर शाह ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब इसी के बाद क्या करता है, इसी के बाद हुमायूं बहादुर शाह को क्या करता है, बहादुर शाह को संधि के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य, ध्यान दीजिएगा किसके मध्य, एक तरफ कौन है, बहादुर शाह और दूसरी तरफ कौन है, बहादुर शाह प्लस हुमायूं के मध्य क्या हो जाती है, हुमायूं के बीच 1535 में क्या हो जाती, 1535 में संधि भी हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि 1535 में अंतिम रूप से क्या होता है, अंतिम रूप से संघर्ष होता है। जो ये बहादुर शाह का संघर्ष देख रहे हैं ना, हमने कहा 1535 में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच क्या होता है, अंतिम संघर्ष होता है, जिसमें बहादुर शाह भागकर कहां चला जाता है, बहादुर शाह ये भागता है और कहां चला जाता है, मांडू चला जाता है। कहां जाता है भाई, बहादुर शाह भागकर कहां चला जाता है, मांडू चला जाता है। हुमायूं ने मांडू, चंपानेर, मालवा एवं गुजरात पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, हुमायूं क्या करता है, मांडू, चंपानेर, मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लेता है। बहादुर शाह दक्षिण भाग जाता है। बहादुर शाह कहां चला जाता है, इसके बाद वो दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है और बताया जाता है कि एक वर्ष बाद पुर्तगालियों के सहयोग से फिर वो 1536 में गुजरात पर अधिकार कर लेता है। किसके सहयोग से, पुर्तगालियों के सहयोग से 1536 में फिर से वो क्या करता है, फिर से वो अधिकार कर लेता है, किस पर, फिर से वो गुजरात पर क्या करता है, 1536 में अधिकार कर लेता है। परंतु गुजरात पुर्तगीज गवर्नर के साथ बताया जाता है कि किसी बात को लेकर हाथापाई होती है और समुद्र में ही गिरकर बहादुर शाह की क्या होती है, बहादुर शाह की डेथ हो जाती है या बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और इस तरह बहादुर शाह का क्या हो जाता है, बहादुर शाह का अंत हो जाता है। तो कभी कभी इस पर भी कोई सवाल एक दो पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है
बहादुर शाह से संघर्ष के बारे में 1535 से 36 के बीच चला, गुजरात का शासक था। 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इसके बाद संधि करने के लिए हुमायूं बाध्य करता है। फिर बहादुर शाह और हुमायूं के बीच 1535 में अंतिम रूप से संघर्ष होता है। फिर वो मांडू चला जाता है, कौन, बहादुर शाह। फिर हुमायूं क्या करता है, उसका पीछा करता है, मांडू, चंपारण, मालवा, गुजरात सब पर अधिकार कर लेता है। बाद में बहादुर शाह दक्षिण भारत भाग जाता है। पुर्तगालियों के सहयोग से फिर से 1536 में क्या करता है, गुजरात पर अधिकार करता है। किसी बात को लेकर बताया जाता है पुर्तगीज गवर्नर के साथ हाथापाई होती है और वहीं समुद्र में गिरकर उसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। तो इस तरह से ये पूरा अभियान है, इसको भी आपको क्या करना है, समझना है। अब देखिए शेरशाह के साथ कैसे उसका क्या होता है, संघर्ष होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शेरशाह के साथ उसका क्या संघर्ष होता है, कैसे संघर्ष होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शेरशाह से संघर्ष, तो शेरशाह से कई सारी युद्ध हुए हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध होते हैं। एक तो बैटल ऑफ चौसा होता है, चौसा का युद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन सा है, चौसा का युद्ध है। शेरशाह के साथ दो प्रसिद्ध युद्ध होते हैं। एक तो है आपका बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ध्यान दीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चौसा का युद्ध। और ये कब हुआ था, 1539, 1539 में। सीधी सीधी बात है, इसको समझना है किसके किसके बीच हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कौन होगा, एक तरफ होगा हुमायूं और दूसरी तरफ कौन होगा, तब आप कहेंगे शेरशाह भी लिख सकते हैं, शेर खां भी लिख सकते हैं। शेर खां था, इसी को शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें हुमायूं की विजय हो, सॉरी हुमायूं की क्या होगी, हुमायूं की इस बार पराजय होगी, तभी तो शेरशाह सत्ता पर अधिकार करेगा। तो इस विजय में क्या होगी, इस विजय में हुमायूं की पराजय होगी और शेर खां की क्या होती, शेर खां की विजय होती। ध्यान दीजिएगा। और इसी विजय के बाद कहा जाता है कि शेर खां ने इसी विजय के उपलक्ष्य में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेर खां ने इसी विजय के बाद यानी चौसा के युद्ध के बाद ही जो शेर खां है, ये कौन सी टाइटल एज्यूम करता है या कौन सी उपाधि धारण करता है, तब आपको ध्यान रखना है, ये शेरशाह की क्या कर लेता है, शेरशाह की उपाधि या टाइटल को एज्यूम कर लेता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। किस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, तो आप कहेंगे चौसा के युद्ध के बाद। अब देखिए जो अगला युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, बिलग्राम का युद्ध, या इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, या इसी को और क्या कहेंगे, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 1540 में। 1540 में हुआ था क्या, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था, जाहिर सी बात है कि इसमें कौन होगा, हुमायूं होगा और प्लस कौन होगा, एक तरफ होगा शेरशाह। अब नाम आप शेरशाह लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि शेरशाह की विजय होगी और हुमायूं की क्या होगी, हुमायूं की पराजय होगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस युद्ध में हुमायूं के साथ, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में हुमायूं के भाइयों ने कोई सहयोग नहीं किया था। लेकिन इस युद्ध में यानी कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के साथ साथ हुमायूं के दो भाई यानी अस्करी और हिंदाल ने भी क्या किया था, अस्करी और हिंदाल ने भी इसका सहयोग किया था, यानी हुमायूं का सहयोग किया था। लेकिन हुमायूं युद्ध जीत नहीं पाया और इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ ये सत्ता को क्या करता है, सत्ता को खो देता है। ठीक है, और हुमायूं भागकर कहाँ चला जाता है, हुमायूं भागकर काबुल चला जाता है। युद्ध हारने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध हारने के बाद हुमायूं भागकर कहाँ चला जाता है, हुमायूं भागकर काबुल चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, काबुल चला जाएगा और वहीं अपनी क्या करेगा, वहीं अपनी अस्थायी राजधानी या दूसरी राजधानी बनाता है। और अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हुमायूं की सत्ता में वापसी कैसे हुई। सत्ता में इसकी वापसी होती दो युद्ध से, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और दूसरा होता है सरहिंद का युद्ध। और पुनः कैसे सिंहासन प्राप्त करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेनपोल ने शेरशाह के बारे में या हुमायूं के बारे में क्या कहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हुमायूं की असफलता का क्या कारण था, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हुमायूं की जो रिलीजियस पॉलिसी थी या धार्मिक नीति थी क्या थी, उस पर चर्चा करेंगे। भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे हुमायूं के संबंध में। हुमायूं के संबंध में चित्रकला से रिलेटेड जो बातें हैं, यानी पेंटिंग से जो रिलेटेड जो बातें हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
हुमायूं के टोम्ब या मकबरे पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी के साथ ईरान के शाह तहमास्प के बारे में भी हम आपको समझाएंगे। और यानी एक वीडियो आपका हुमायूं का और आएगा, ये हुमायूं फर्स्ट और सेकंड नाम से हम आपको ये अपलोड कर देंगे। तो आज ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट 1-2 दिन में आपका हुमायूं सेकंड के नाम से आ जाएगा। तो वो दोनों वीडियो में आपको हुमायूं की पूरी हिस्ट्री क्या होगी, पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को शेयर करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास भी आपको मिलेगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा मुगल डायनेस्टी कंप्लीट हो जाता है, इसके अलावा पोस्ट मुगल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो इसके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक देखिए ओवर राइटिंग हो गया है, अगर इसको ध्यान देंगे तो 39 है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये 39 है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है।